मूवी शुरू होती है। हम देखते हैं कि रात का वक्त है। ये सारे फ्रेंड एक बीच पर आए होते हैं। ये वो सारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, सिंगिंग कर रहे होते हैं और कुछ डांसिंग कर रहे होते हैं और कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक अजीब सी और बड़ी सी चीज़ आती है। वे ये उस चीज़ का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको थोड़ा सा जख्मी भी कर देते हैं। उन्हें सबको ये नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। ये सारे लोग इतनी ज़्यादा इंजॉयमेंट करने के बाद थक जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो एक एक करके सबकी आंख खुलने लगती है। उनमें से एक लड़की का नाम मार्शा होता है जो एक टेबल पर सो रही थी। उसकी आंख खुलते साथ ही उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, उसे वॉमिटिंग होने लगती है। बाकी सबको लगता है ये शायद रात की वजह से हो रहा है। मार्शा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वहाँ पर लड़की को एक सैंड पर एक बर्ड दिखाई देता है तो सैंड उस बर्ड को अपने अंदर खींचने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दलदल हो। वो लड़की ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने दोस्त मार्शा से कहती है कि तुम सैंड पर पाँव मत रखना, यहाँ पर ख़तरा है। इससे पहले कि मार्शा उसकी बात सुनती, वो सैंड पर पाँव रख चुकी थी। फिर अब उसका पाँव भी सैंड के अंदर जाने लगता है। वो कोशिश करती है कि अपना पाँव बाहर निकाल सके, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती। वो कोशिश करती है कि वो अपना पाँव बाहर निकाल सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो अपने हाथों को इस्तेमाल करके पाँव को बाहर निकालने वाली थी। इस वजह से उसके हाथ भी सैंड में फंस जाते हैं। वो लड़की डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी दोस्त भी उसकी मदद को कैसे आते, क्योंकि वो भी सैंड में फंस जाते हैं। और तब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब मार्शा की हालत देखकर गाड़ी में बैठा उसका दोस्त गाड़ी से बाहर आता है। उसे सब लोग मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। जैसे ही वो सैंड के ऊपर जाता है तो वो गिर जाता है। वो मुंह के बल गिरा था, इसलिए वो जमीन के साथ चिपक जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो खुद को उठा ले, जबकि उसकी स्किन तक सैंड के साथ चिपक जाती है। उसकी बॉडी को सैंड ने काफी जख्मी कर दिया था। उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं कि अपने दोस्त को किसी भी तरीके से ऊपर की तरफ खींच लें, लेकिन उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। तभी लड़की का एक और दोस्त उसकी तरफ रस्सी फेंकता है। अब वो लड़का इस कंडीशन में नहीं था कि वो रस्सी को पकड़ पाता और कुछ ही देर बाद में उसकी पूरी बॉडी सैंड के अंदर चली जाती है। उसके बाकी सारे दोस्त उसको रेत में जाता देखने के सिवा और कर भी क्या सकते थे। वो सब काफी डर जाते हैं और प्लान करते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाएंगे। वो लड़का जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है, उसका नाम जोना होता है। वो दोबारा से कोशिश करता है कि वो गाड़ी को स्टार्ट कर सके, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। तभी हम वहाँ पर एक हेल्दी से आदमी को देखते हैं जो ड्रम में बैठा होता है और मूव करने लगता है। फिर उसके दोस्त उसको कहते हैं कि प्लीज तुम जरा सा भी मूव मत करना, अगर तुम हिले और नीचे गिरे तो ये सैंड तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। वो आदमी कहता है कि तुम सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ नहीं देखा होता। जब उसे दर्द हो रहा होता है तो वो मूव करने लगता है। लड़का कहता है कि 2 घंटे तक कोई ना कोई हमारी हेल्प के लिए आ रहा है, अगर तुम इसी में बैठे रहोगे तो वो बहुत जल्द ही हम लोगों को बचा लेंगे, प्लीज तुम मेरी बात पे ध्यान दो। और वो आदमी मान जाता है। फिर मार्शा की दोस्त उन सबको कहती है कि हमने कल यहाँ पर सब ने बीच पर पार्टी की थी, तब हमें ये सैंड कल क्यों नहीं कुछ कह रही थी। और यहाँ पर बाकी भी तो लोग थे, वो कहाँ गए। ये लोग गेस कर लेते हैं कि वो लोग भी रेत में जा चुके हैं। ये लोग रेत में इसलिए नहीं गए, ये लोग डायरेक्ट रेत पर नहीं थे, अपनी कार में थे किसी ऊंची जगह पर। इतनी ही देर में वो फिर हेल्थी आदमी चिल्लाने लगता है, मुझे सनरेज तंग कर रही हैं। फिर उसका दोस्त उसके पास एक सन ग्लासेस फेंकता है और उसे कहता है कि तुम इसे लगा लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। जब उसको लगा लेता है तो उसको थोड़ा सा सुकून आता है। उन सब की नज़र इस चीज़ पे पड़ती है जो उन्हें रात में मिली थी, जिन्होंने इसे डैमेज किया था। रात के अंधेरे में उस चीज़ का इतना पता नहीं चल रहा था। वो बड़ी सी चीज़ एक एग था जिसे उन्होंने तोड़ दिया था और ये सोचते हैं कि ये एग तोड़कर हमने बहुत बड़ी गलती की है। अब उसके 2 टुकड़े हो चुके थे, यानी उसमें जो भी कोई चीज़ थी वो यकीनन बाहर आ चुकी थी। ये भी हो सकता है कि जो क्रीचर उस अंडे में से निकला हो वो सैंड में ही रहती हो और वो ही इन सबको सैंड के अंदर लेकर जा रही है। मार्शा की दोस्त सैंड की तरफ कोई चीज फेंकती है, सैंड उस चीज को भी अपने अंदर ले लेती है। यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि वो क्रीचर इस सैंड के अंदर ही है। अब जोना कहता है कि इस तरह से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें अपने लिए अब खुद ही स्टेप लेना होगा। उसके स्केचबोर्ड उठाता है और उसे गाड़ी के पास रखता है और उस पे से चलता हुआ टेबल तक जाने की कोशिश करता है और सक्सेसफुली वो चलने तो लगता है, लेकिन जैसे ही वो टेबल तक पहुंचता है तो
तो उसके बोर्ड स्लिप होने लगते हैं और उसके पाँव भी, तो वो स्लिप होकर सैंड के बहुत ही करीब हो जाता है। इसकी वजह से सैंड में से कोई चीज निकलती है और उसके पेट के साथ टच होती है। बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और फौरन से टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। उस पे उसने एक पैर रखा था और उसमें कुछ स्नैक्स थे। उसे बैग में से एक बनाना मिलता है। जब वो उसे खाता है तो उसे भी उल्टी आ जाती है। जब उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है तो वहाँ पर बहुत सारे जख्म होते हैं। ये उस चीज ने किए थे जो सैंड में से निकली थी। ये लोग देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन जोना उनसे कहता है कि नहीं, कि ये कुछ भी नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। साथ ही उनकी तरफ ड्रिंक्स फेंकने लगता है कि जिसको प्यास लगी है वो पी ले। लेकिन साथ ही जोना को अपने पेट में दर्द होने लगती है। उसके जख्म से काफी खून भी आने लगता है। तो उसकी दोस्त बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। जोना उससे कहता है कि रो मत, हम सब तो स्ट्रॉन्ग है ना। जोना वहीं पे लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की उनसे कहती है सबके मोबाइल फोन्स गाड़ी की डिग्गी में हैं। कुछ ना कुछ करके हमें वो मोबाइल लेने होंगे ताकि हम कोई मदद तो मंगवा सकें। लेकिन कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे कभी भी गाड़ी की डिग्गी खुल नहीं सकती थी। तभी लड़की ये कहती है मैं हिम्मत करूंगी। वो जाकर गाड़ी की डिग्गी खोलती है, लेकिन वो नहीं खुल पाती। तभी वो दूसरी तरफ जाती है। तभी एक लड़की दूसरी लड़की को कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ाती है कि वो इसको जोर से पकड़ ले, ये सैंड की तरफ ना गिर जाए। अभी भी वो गाड़ी की डिग्गी को सही तरह से खोल नहीं पा रही होती। जोना की दोस्त उसे एक रॉड पकड़ाती है कि इसकी मदद से वो गाड़ी की डिग्गी को खोल ले। अब यहाँ पर फाइनली वो लड़की गाड़ी की डिग्गी को खोल लेती है। तभी दूर से उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ का सुपरवाइजर होता है, यानी बीच पेट्रोल सुपरवाइजर होता है। ये सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। इसी ध्यान में वो लड़की जो डिग्गी खोल चुकी थी, उसकी उंगलियां डिग्गी में फंस जाती है, यानी डिग्गी बंद हो चुकी थी। वो अब चिल्लाने लगती है। वो सब उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं कि वो सुपरवाइजर कहता है कि न्यू जनरेशन बिना ड्रग्स लेकर पता नहीं कैसे कैसे काम करने लगती है। कि वो सब उसे बताते हैं कि हम मुश्किल में हैं। वो अपनी गाड़ी उनकी तरफ लेकर आता है और अपनी गाड़ी से उतरने लगता है। वो सब शोर मचाते हैं कि सैंड पर पाँव मत रखिएगा। लेकिन जब वो आदमी बाहर आता है तो ये सब के सब देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन सैंड ने उसे कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले वो जोना के पास जाता है और उसका पेट देखकर काफी हैरान होता है कि ये सब किसने किया। उसके बाद वो हेल्थी आदमी को उस ड्रम में से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेट बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो अकेला ऐसा नहीं कर पाता था। वो उससे कहता है कि कुछ ही देर में मैं अपनी टीम को बुला लेता हूँ जो तुम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। जोना की दोस्त उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है। वो बताती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिक्की पे फंस गई है। सुपरवाइजर उसके पास जाता है, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। जोना की दोस्त चिल्लाने लगती है तो सुपरवाइजर उसके पास जाकर कहता है कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो, तुम्हारे साथ मसला क्या है। वो उसे बताती है कि क्या आपको नहीं दिख रहा कि हम मुश्किल में हैं, हम सैंड पर नहीं आ सकते। पहले ही सैंड ने हमारे 2 दोस्तों को अंदर निगल लिया है। सुपरवाइजर कहता है कि मुझे इस गेम में मत डालो, अगर ऐसी ही बात है तो मैं कैसे सैंड पर खड़ा हुआ हूँ, तुम लोग सारे फौरन से नीचे आओ। जोना के दोस्त और उसका दोस्त नीचे नहीं आते क्योंकि वो जानते थे कि वो उनकी जान जा सकती है। तब सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है, साथ ही साथ उसकी कीज भी सैंड पर गिर जाती है। सब उसे मना करते हैं कि सैंड पर अपना हाथ मत रखिएगा, लेकिन वो नहीं सुनता। कीज उठाने के लिए जब उसका हाथ सैंड के साथ टच होता है तब सैंड उसके हाथ को भी अपने साथ स्टिक कर लेती है। सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिसकी वजह से वो सैंड पे स्प्रे करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो क्रिएचर उसका आधा हाथ अपने साथ ले जा चुकी होती है। सुपरवाइजर का हाथ कट जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में से बहुत खून आता है और वो चिल्लाने लग जाता है। तब जोना के दोस्त नीचे उतर के दूर से ही पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद उस क्रिएचर को हराने में ये हमारी मदद कर सके। अब रही बात सुपरवाइजर की, तो वो बेचारा सैंड में पूरी तरह धंस चुका था और देखते ही देखते वो रेत उसे अपने अंदर निकल लेती है। ऊपर कैबिन में जोना की दोस्त अपने साथी से बात कर रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हो रहा था कि उसके जूते मजबूत थे, यानी नीचे से फाइबर्स वाले थे। वो लड़का बाकी साथियों से कहता है कि तुम मेरी तरफ टॉवल फेंको, हम उससे अपने पाँव पर बांधेंगे और यहाँ से निकल सकेंगे।
तब साथी जैसे ही उसकी तरफ टॉवल फेंकते हैं तो वो उसको कैच करने के चक्कर में कैबिन से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते साथ ही रेस से रूट्स टाइप चीजें बाहर निकल आती हैं, जो कि वाकई उस क्रिएचर के टेंटिकल हो सकते हैं, जो उसकी पूरी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, उसका खून पीने लगते हैं। देखते ही देखते इसके साथ भी वैसा ही होता है जैसे सारे बाकी साथियों के साथ हुआ था, यानी वो सैंड पर कहीं पे गुम हो जाता है। ये दिन इनके दोस्तों के लिए बहुत बुरा गुजरता है। एक लड़की अपने कानों पे हाथ रखकर रोने लगती है, तो जोना की दोस्त उसको कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे कहती है कि ये कैबिन तुम सही करके रखो, और कैबिन से जंप करती हुई गाड़ी में आ जाती है। जैसे वो गाड़ी में आती है तो उस ब्लैक हेयर लड़की को मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है। ये सारा उसी का प्लान था ताकि यहाँ पर आया जाए, लेकिन इस सब में उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। वो दोनों मिलकर उस लड़की की फिंगर को गाड़ी की डिग्गी में से निकालने की कोशिश करती हैं और कामयाब भी हो जाती हैं। जोना की दोस्त उसके हाथ पर टॉवल बांधती है। दूसरी तरफ हम उस हेल्थी आदमी को देखते हैं जो कि ड्रम में फंसे होने की वजह से काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है। उसकी बॉडी जो उसमें फंसी हुई थी वो काफी स्वेलिंग भी करने लग जाती है और काफी खून भी आने लगता है, और जब ये खून बहकर सैंड में गिरने लगता है तब सैंड में से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं। उसे पता चल चुका था कि यहाँ पे कोई इंसान है, हो सकता है वो हेल्थी आदमी पर अटैक भी कर दे। दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां एक ग्रिल को जोड़ते हुए कार से दूसरी तरफ का रास्ता बना लेती हैं। फिर ब्लैक हेयर लड़की जोना तक जाती है, वो लड़की जिसकी फिंगर डिग्गी में आ चुकी थी। तो वो जोना की दोस्त से कहती है तुम जाओ, मेरे हाथ से खून निकल रहा है, अगर ये सैंड पे गिर गया तो फिर से वो क्रिएचर हम पे अटैक कर सकती है। अब जोना की दोस्त भी उस तक पहुंच ही जाती है। अब सबसे एंड पे वो जख्मी लड़की उस पर चलने लगती है। आखिर में पहुंचकर उसके हाथ में से ब्लीडिंग होती है। तब उसके खून का एक ड्रॉप नीचे सैंड पर गिरता है, उसमें से कुछ रूट्स बाहर आती है जिसे लड़की देखकर डर जाती है और जिसकी वजह से उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तो वो बेचारी भी सैंड पे गिर जाती है और सैंड उसे पूरी तरह से अपने अंदर ले लेता है। दूसरी तरफ हम उसी हेल्थी आदमी को देखते हैं जिसमें ड्रम पे काफी खून बह रहा होता है। तभी टेंटिकल्स यानी रूट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ब्लैक हेयर लड़की को देखते हैं जो अपने पाँव पर काफ़ी ज़्यादा टॉवल्स बांधकर सैंड पर चलने लगती है, तो उसे कुछ भी नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो वो अब सुपरवाइजर की गाड़ी के ऊपर खड़ी होती है। ये देखकर काफी हेल्थी आदमी भी काफ़ी खुश होता है, इंजॉय करने लगता है कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। उसे क्या पता होता है कि वो सारे टेंटिकल्स उसके ड्रम को नीचे से खाली कर चुके थे और वो टेंटिकल्स बड़े होकर उसकी बॉडी के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं और उसे सैंड के अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा भी मारा जाता है। अब यहाँ पर ये क्रिएचर काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को जो खा लिया था। अब इसके टेंटिकल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और वो सीधा ही सुपरवाइजर की गाड़ी के पास आती है और उसे हिलाने लगती है, जिसकी वजह से वो ब्लैक हेयर लड़की गाड़ी के ऊपर ही गिर जाती है। उसका सर जब गाड़ी के साथ टकराता है तो वो बेहोश हो जाती है। अब जोना की दोस्त अकेली बची थी क्योंकि बाकी सबकी हालत तो खराब थी। किसी का पेट इंजर्ड था कि कोई बेहोश था। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब इस रात हो जाती है। अब ब्लैक हेयर लड़की को होश आ जाता है। तब वो वहाँ पे ए पार्ट्स बिछाती है जिस पे से वो जोना को लेकर कार तक पहुंचा देती है। जब इनके पीछे पीछे जोना की दोस्त भी आ रही होती है तो वो क्रिएचर अपने टेंटिकल से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। अब सरप्राइजिंग बात ये थी कि उस क्रिएचर के टेंटिकल्स ग्लो कर रहे थे, उनमें से एक ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी। लेकिन जोना की दोस्त उसकी मदद नहीं हारती और वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास गैसोलीन का एक कैन पड़ा है। वो क्रिएचर कैन को पकड़ लेता है, उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। अब जोना की दोस्त टाइम वेस्ट ना करते हुए दूसरा कैन उठाती है और उसमें से गैसोलीन गाड़ी की चारों तरफ फेंकने लगती है। उसमें से गैसोलीन कुछ थोड़ी सी क्रिएचर के ऊपर भी गिर जाती है, जिसके बाद उसे थोड़ी देर बाद आग लगा देती है, जिसकी वजह से क्रिएचर के टेंटिकल्स को भी आग लग जाती है और वो तड़पने लगता है। जोना की दोस्त गाड़ी फौरन से गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन वो क्रिएचर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खोल पाता क्योंकि शायद जलने की वजह से उस क्रिएचर की ताकत कम हो जाती है। वो जल्द ही रेत के अंदर खुद ब खुद समा जाता है। रात काफ़ी हो चुकी होती है। ये तीनों काफ़ी डरे हुए थके हुए होते हैं, तो ये लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो इनकी गाड़ी के शीशे पर कोई आदमी नॉक करता है। वो पुलिस ऑफिसर लग रहा था। अब जोना की दोस्त बाहर निकल कर देखती है तो सैंड पर पाँव रखती है, तब उसके पाँव सैंड में नहीं धंसते।
साथ ही साथ ब्लैक हेयर लड़की भी बाहर आ जाती है। वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। क्रिएचर कल रात जलने की वजह से मर चुका था, इसलिए अब सैंड में सुकून था, कोई मूवमेंट नहीं थी। जोना की उन जख्मों की वजह से डेथ हो चुकी थी। तभी हमें मूवी के लास्ट सीन में एक शॉकिंग बात पता चलती है कि वो क्रिएचर मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और वो समंदर में कहीं है। अब उसका नेक्स्ट निशाना एक शहर है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।